नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आपको चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, जहां पर आपको क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके आप कोई भी डाउट है या फिर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पर भी जो पीडीएफ है और नोटिफिकेशन है, पर्सनली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या गुजरात में। पहले प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए हैं तो वो सारे लोग जुड़ जाए। चलिए तो बताइएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न की बात करेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में चंदौली जिला है। ठीक है, कौन सा? तो उत्तर प्रदेश में चंदौली जिला है, और चंदौली जिले में आपको चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार देखने को मिलेगा। और इसकी जो स्थापना हो रही है, ठीक है, चंद्रप्रभा जो ये मृगवन है, तो इसकी स्थापना जो है ये 1957 में हो रही है। और ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। ठीक है, क्या है? तो उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है? तो उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार जो है तो ये चंद्रप्रभा है, जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। और इसकी स्थापना कब हो रही है? 1957 में हो रही है। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य, सिनेमा, दूरदर्शन या फिर खेलकूद। बताएंगे क्या हो जाएगा? तो अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे तो किस क्षेत्र से संबंधित है? नृत्य है, सिनेमा है, दूरदर्शन है या फिर खेल कूद है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और कई बार आपके एग्जाम में दोहराया जा चुका है। तो क्या आंसर करेंगे? तो देखो, अर्जुन पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हो रही है 1961 से। ठीक है, 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। और ये खेल के क्षेत्र में, ठीक है, खेल के क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन करने के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। और इसकी शुरुआत कब हो रही है? 1961 से हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, आंत, फेफड़ा, हृदय। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है कि जो ये हैजा है तो ये किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। ठीक है, किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। डायरेक्ट यहाँ से एक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि जो हैजा है तो ये क्या होता है? तो ये जीवाणु से होता है। और ये शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? त्वचा, फेफड़ा, आंत, हृदय। तो आंसर क्या कर देंगे? तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, आंत को। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो सिनकोना होगा, सिनकोना है, नीम है, बरगद है, यूकेलिप्टस है। तो पहले इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइएगा? तो मलेरिया की दवा किस वृक्ष से प्राप्त होती है बताएंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो मलेरिया, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, आपसे एक प्रश्न बन जाता है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो आप आंसर क्या करोगे? तो मलेरिया दिवस जो है ये 25 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। दूसरी चीज आप याद रखिएगा, मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, क्या होता है? तो मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो दूसरी चीज आप ये याद रखेंगे, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं और ये प्रोटोजोआ से होता है। और मलेरिया की जो दवा है, ठीक है, कुनैन, वो किस वृक्ष से? तो आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, सिनकोना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो सिनकोना आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है, क्लोरीन होती है, हीलियम होती है या फिर नाइट्रोजन होती है। तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा?
चलिए बताइएगा तीसरे प्रश्न का आंसर करेंगे क्या होगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का आंसर सभी मेरे भाई बहन करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर कर देंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। गोबर गैस की बात हो रही है तो गोबर गैस में क्या होगा, मीथेन होगा, क्लोरीन होगा, हीलियम होगा या फिर नाइट्रोजन हो जाएगा। तो क्या आंसर कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर कर दोगे, तो मीथेन आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की। अच्छा मीथेन के संदर्भ में आपको याद रखना है, ठीक है। मीथेन के संदर्भ में अगर हम लोग बात कर लें तो मीथेन के संदर्भ में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। पहला तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। पहला आपको क्या याद रखना है कि मीथेन जो है तो वो क्या है, तो वो एक ग्रीन हाउस गैस है। साथ ही साथ मीथेन को आपको याद रखना है कि ये पशुओं के जुगाली करने से, पशु जो मुंह चलाते हैं ना, तो पशुओं के जुगाली करने से, जो पशु बैठ करके मुंह चलाते रहते हैं दिन भर, तो पशुओं के जुगाली करने से, और साथ ही साथ आपको याद रखना है धान के खेत से, ठीक है। कहाँ से, तो धान के खेत से, ठीक है। क्या होता है, तो मीथेन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। पशुओं के जुगाली करने से और धान के खेत से क्या होता है, तो मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। और ये क्या है, तो ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, चेन्नई को कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं, नोएडा को कहते हैं या फिर मोहाली को कहते हैं, बताइएगा। तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, इस प्रश्न का आंसर करना है सभी मेरे भाई बहन को। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा, तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, चेन्नई को कहेंगे, बेंगलुरु को कहेंगे, नोएडा को कहेंगे या फिर मोहाली को कहेंगे। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, बेंगलुरु को, ठीक है। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी और आईटी सिटी के रूप में जाना जाता है। बेंगलुरु को क्या करते हैं, तो सिलिकॉन सिटी और आईटी सिटी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन संख्या क्या जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। देखो राज्यसभा जो होता है, ठीक है, राज्यसभा के संदर्भ में अगर हम लोग बात कर ले तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा जो है तो ये क्या है, तो ये द्वितीय सदन है। राज्यसभा क्या है, तो द्वितीय सदन है। साथ ही साथ आपको याद रखना है राज्यसभा क्या है, तो उच्च सदन है। और राज्यसभा क्या है, तो एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। तो राज्यसभा द्वितीय सदन है, उच्च सदन है और अस्थाई सदन है। यहाँ पर अगर आपसे अधिकतम मैक्सिमम मेंबर्स की बात कर लेंगे तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो कितने होंगे, तो वो होंगे 250। और वर्तमान अगर आपसे सदस्य संख्या की बात कर ले राज्यसभा में, वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो आप आंसर करोगे 245। और इसमें से भी अगर हम लोग बात कर ले तो जो राष्ट्रपति महोदय हमारे हैं, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं, तो वो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्यों को क्या करते हैं, तो मनोनीत करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का अगर आपसे कार्यकाल पूछ ले कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे 6 वर्ष। और 1/3 सदस्य जो है वो क्या करते हैं, हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष क्या करेंगे, तो अवकाश ग्रहण करते रहते हैं, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा क्या हो जाएगा, तो कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। हाइब्रिड, एनालॉग, डिजिटल या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएंगे क्या हो जाएगा। अच्छा जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं, बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़े हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। बाकी साथी जो नहीं जुड़ पाए तो वो लोग भी जुड़ सके, उन लोगों तक भी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके, ठीक है। उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल हो सके। तो एक बार आप लोग जरा जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने स्तर पर। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कैलकुलेटर जो है ये डिजिटल कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर देंगे। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, गलनांक कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, बताएंगे, तो वाष्पीकरण कहते हैं, गलनांक कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं या फिर प्लाज्मा कहते हैं। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, गलनांक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे,
तो गलनांक कहेंगे। ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या नहीं है? आलू नहीं है, अनाज नहीं है, दूध नहीं है, फिर मुर्गा नहीं है। बताएंगे क्या हो जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या नहीं है? आलू, अनाज, दूध या फिर मुर्गा। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करें क्या कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, क्या आंसर कर दोगे? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे, मुर्गा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। अगला प्रश्न है, कितने माप से अधिक की ध्वनि को शोर माना जाता है? ठीक है, कितने माप से अधिक की ध्वनि को शोर माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखना है, एक चीज और आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि की जो तीव्रता है तो ये किस में मापते हैं? ठीक है, ध्वनि की जो तीव्रता होती है ये हम लोग किस में मापते हैं? तो आप आंसर करोगे डेसिबल में। ठीक है, क्या होगा? डेसिबल होगा। या फिर कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि डेसिबल किसकी जो इकाई है, तो क्या आंसर करोगे? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है। ठीक है, डेसिबल। तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करें कितने डेसिबल से, तो आप आंसर कर दोगे 80 डेसिबल से। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को शोर माना जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ए आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? बाइट होती है, बिट होती है, किलो होती है या फिर पिक्सल होती है? बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता क्या होती है? बाइट होती है, बिट होती है, किलो होती है या फिर पिक्सल होती है? एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता आपसे पूछ रहा है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता क्या होती है? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, बाइट होती है। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, बाइट होती है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मई को, 8 मार्च को, 8 अप्रैल को या फिर 8 जून को? बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मई, 8 अप्रैल, 8 मार्च या फिर 8 जून को? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, 8 मार्च कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 8 मार्च कर दोगे। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? अच्छा देखो, भारत रत्न के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए तो भारत रत्न के संदर्भ में आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो याद रखना है कि भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, क्या है? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन? भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हो रही है? तो इसकी शुरुआत हो रही है 1954 से, 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तीसरी चीज आपको याद रखना है कि 1954 में जब इसकी शुरुआत हो रही है तो ये 3 लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, किसको किसको? तो एक तो दिया जा रहा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ठीक है, किसको? एक तो दिया जा रहा है चक्रवर्ती राजगोपाला। ठीक है, इसको दिया जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे एक तो दिया जा रहा है किसको? एक तो दिया जा रहा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरा किसको दिया जा रहा है? दूसरा दिया जा रहा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, राधाकृष्णन को। और तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो तीसरा जो है वो दिया जा रहा है किसको? सीवी रमन को। ठीक है, किसको? तो सीवी रमन को। तो 1954 से शुरुआत हो रही है और 1954 में ही 3 लोगों को दिया गया। अब आपसे पूछ रहा है सबसे पहले किसको दिया गया है? तो अगर हम लोग बात करें तो आप आंसर कर दोगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल, सॉरी बी बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे मदर टेरेसा को पूछ ले कि भारत रत्न कब मिला है, तो आप आंसर करेंगे 1980 में। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? तो बताइएगा, तो किसी क्षेत्र की औसत जो जलवायु है तो उसको जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता है? वर्षा का, वायु की गति का, वृक्षों की संख्या का या फिर आर्द्रता का? तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को अगर हमें ज्ञात करना है तो बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? क्या आंसर करेंगे? वर्षा का, वायु की गति का, वृक्षों की संख्या का या फिर आर्द्रता का? तो आंसर कर दोगे क्या? आंसर कर दोगे वृक्षों की संख्या का। वृक्षों की संख्या का कोई योगदान नहीं होता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा?
तो सी आंसर कर देंगे। बाकी वर्षा, वायु की गति, आर्द्रता, ये सभी किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं, ठीक है, प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर वृक्षों की संख्या जो है ये योगदान नहीं करेंगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है, क्या आंसर हो जाएगा। 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976 या फिर 25 नवंबर 1977। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है, क्या आंसर करेंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 25 नवंबर 1974, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 25 नवंबर 1974, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 12 पर यति होती है, तो बताइएगा। तो किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, क्या आंसर करोगे। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करना। तो वीर होगा, सोरठा होगा, गीतिका होगा, छप्पय होगा, तो बताएगा तो क्या हो जाएगा। तो किस में अगर हम लोग बात करेंगे तो 26 मात्राएं होती हैं, क्या आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे, तो किस में 26 मात्राएं हो जाएंगी, क्या आंसर कर दोगे। तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ठीक है, गीतिका हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, गीतिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तिरंगा में कौन सा समास होगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें तिरंगा में कौन सा समास होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, अवयवी भाव होगा या फिर तत्पुरुष होगा। तो तिरंगा तीन रंगों की बात हो रही है, संख्या का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभ्यांतर का सही अर्थ क्या होता है। किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न या फिर किसी वस्तु का भीतरी भाग, तो क्या हो जाएगा। तो अभ्यांतर की बात हो रही है, अभ्यांतर की बात हो रही है, क्या आंसर करेंगे। अभ्यांतर का सही अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का बाहरी भाग, किसी वस्तु से भिन्न या फिर किसी वस्तु का भीतरी भाग। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, किसी वस्तु के भीतरी भाग। अभ्यांतर का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु का भीतरी भाग। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी, सूरत, कौन सी क्षेत्र है जहाँ की बोली को काशिका कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। भीलवाड़ा, दिल्ली, वाराणसी या फिर सूरत। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, ठीक है, वाराणसी और इसके आसपास का जो भोजपुरी भाषा बोलने वाला जो क्षेत्र है, वाराणसी हो गया, ठीक है, गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो काशिका बोली बोली जाती है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी आंसर कर दोगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, जूही की कली कविता के कवि कौन है। निराला है, प्रसाद है, महादेवी वर्मा है या फिर पंत है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा। और अभी हम लोग रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, हिंदी के क्वेश्चंस के बाद अभी हम लोग रीजनिंग के भी क्वेश्चंस को करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। बताइएगा जूही की कली कविता के जो है कवि कौन है। निराला है, प्रसाद है, महादेवी वर्मा है या फिर पंत है, तो क्या आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर कर दोगे निराला है, ठीक है। कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और इनकी और भी कई सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे अगर हम लोग बात कर लें अनामिका है, अनामिका है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें परिमल है, कुकुर मुत्ता है, ठीक है, कुकुर मुत्ता है, ठीक है। तो कई और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको आप याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। उस वाक्य का चयन करना है जो क्या है, जो मिश्र है, ठीक है, मिश्र वाक्य का चयन करना है। बताएंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। तो निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, राजकुमार ने कहा है, भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह क्या होगा, वह अवश्य सफल होगा, जहां पर दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित हो, ठीक है। क्या हो जाए, तो मिश्र वाक्य हो जाता है। ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद का चयन करिए। तो अम्बुज और अम्बुद दिया है, तो बताइएगा तो अम्बुज और अम्बुद का सही अर्थ क्या होगा, बताएंगे। इस प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा।
अगर हम लोग बात करेंगे तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो इस शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। अम्बुज, अम्बुद, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, कमल और बादल हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे क्या, कमल और बादल कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दो समानार्थी शब्द हो, ठीक है, तो उनकी पुनरुक्ति के बीच में, ठीक है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अल्प विराम होगा, अर्ध विराम होगा, योजक चिन्ह होगा या फिर कोष्ठक होगा। तो क्या आंसर कर दोगे, चलिए बताएंगे क्या आ जाएगा। तो आंसर क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो योजक चिन्ह होता है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो छोटा सा चिन्ह लगा होता है तो वो होता है योजक चिन्ह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पाहन नहीं है, उपल नहीं है, पाषाण नहीं है या फिर उरग नहीं है। बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी को, उरग जो है तो ये किसका, तो ये सर्प का। ठीक है, उरग की बात करेंगे तो ये किसका, तो ये सर्प का पर्यायवाची। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय है, तो बताइएगा, तो पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कीय है, या है, ईय है या फिर ई है। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो पुस्तकीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो मूल शब्द जो है वो है पुस्तक, और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा, तो ईय प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है, निम्न में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई। बताइएगा क्या हो जाएगा, तो कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है। कायाकल्प, कर्म भूमि, रंग भूमि, ध्रुव स्वामिनी, तो कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है, आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, कौन सी पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई। क्या आंसर हो जाएगा, कायाकल्प है, कर्म भूमि है, रंग भूमि है, फिर ध्रुव स्वामिनी। क्या आंसर कर दिएगा, तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, किसके द्वारा, तो ध्रुव स्वामिनी अगर हम लोग बात करेंगे तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई। बाकी मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो कर्म भूमि है, रंग भूमि है, गबन है, गोदान है, नमक का दरोगा है, निर्मला है, मंगल सूत्र है। ठीक है, कई सारी इनकी रचना है। इनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि है, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो कौन सा अष्टछाप का कवि है। मीराबाई, सूरदास, रस खान, विद्यापति, तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल है। अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल है, मीराबाई, सूरदास, रस खान, विद्यापति। क्या हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे, अष्टछाप का कवि कौन है, तो मीराबाई, सूरदास, रस खान या फिर विद्यापति। क्या आंसर करेंगे, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, सूरदास जो है ये अष्टछाप के कवियों में शामिल है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण शब्द का चयन करिए। बताइएगा, तो प्रविशेषण कौन है, वह बहुत मधुर गाता है, तो वह बहुत मधुर गाता, तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो प्रविशेषण कौन सा है, वह बहुत मधुर गाता है, तो इसमें प्रविशेषण क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे और लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रीजनिंग के भी कुछ बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर कर देंगे तो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। बहुत क्यों होगा, क्योंकि ये देखो मधुर गाता है। अब मधुर की विशेषता बता रहा है कौन, बहुत की मधुर गा रहा है, लेकिन कैसा गा रहा है, तो बहुत मधुर गा रहा है। ठीक है, तो मधुर की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा, ये प्रविशेषण हो जाएगा। इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, नामवर सिंह को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, प्रेमचंद को, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, तो इनमें से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है, नामवर सिंह को, प्रेमचंद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, नामवर सिंह को। ठीक है, किसको, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ए आंसर कर दोगे, नामवर सिंह को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है तो इसकी अगर हम लोग घोषणा बात करें तो इसकी घोषणा कब हो रही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम लोग घोषणा की बात करेंगे तो घोषणा हो रही है 1961 में। ठीक है, 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हो रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रदान कब से किया जा रहा है, तो प्रदान किया जा रहा है 1965 से, 1965 से इसको प्रदान किया जा रहा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है तो इनकी घोषणा हो रही है 1961 में और प्रदान किया जा रहा है 1965 में। पहली बार अगर आपसे पूछा जाए किसको दिया गया था, तो आप आंसर करोगे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है जी शंकर कुरूप को।
ठीक है। पुरुषों में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे जी शंकर कुरूपो, और महिलाओं में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे आशा पूर्णा देवी को, ठीक है। किसको? तो आशा पूर्णा देवी को पहली बार दिया गया, ठीक है, महिलाओं में। वहीं अगर आपसे हिंदी में पहली बार पूछ ले तो आंसर क्या कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। अगर पुरुषों में अगर आप हिंदी में पूछ ले तो हिंदी में आप कहोगे किसको? सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। और अगर वही महिलाओं में अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर कर दोगे किसको? महादेवी वर्मा को, ठीक है। किसको? तो महिलाओं में, हिंदी भाषा में महिलाओं में अगर आपसे पूछ ले तो आप आंसर करोगे महादेवी वर्मा को। ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो बताइएगा किस भाषा से संबंधित है? हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती वो क्या कहलाती है? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा? जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वो क्या होती है? दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई। क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो वो अगर हम लोग बात करेंगे तो जिस छंद में, ठीक है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है वो आपका चौपाई कहलाएगा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन से शुरुआत हो गई है, तो बताइएगा रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो जल्दी से बताएंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको 17 + 17 दे रहा है और आपको दे रहा है 2895। इसी तरीके से यहाँ पर आपको 18 धन 18 दे रहा है 3245। इसी तरीके से आपको 19 और 19 दे रहा है 3615। तो आपसे 23 और +23 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर असल में आपको दे रहा है 17 + 17 दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इनको गुणा करने का काम किया जा रहा है। तो 17 × 17 आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ रहा है 2895 आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग 18 क्या कर देंगे, 18 × 18 कर देंगे तो क्या हो रहा है, तो आपका 3245 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3245 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो 19 × 19 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 3615 आ जाएगा। इसी तरीके से हमको 23 × 23 कर देना, ठीक है। क्या कर देंगे, तो 23 × 23 अगर हम लोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5295, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 52,5295, ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी संख्या होगी, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, ठीक है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 1 का क्यूब हो रहा है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 2 का क्यूब कर दिया गया तो क्या हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पर आपका 3 का क्यूब कर दिया गया, 27 हो गया। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 4 का क्यूब कर दिया गया, 64 हो गया। 5 का क्यूब कर दिया गया, 121 हो गया। और 6 का क्यूब कर दिया गया तो 216 गया। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर आपका 7 का क्यूब कर दिया गया, ठीक है। 7 का क्यूब कर दिया गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 का क्यूब होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब हो जाएगा। तो 8 का अगर आप क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा। और 64 × 8 अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 8 × 32 हो गया, 3 × 8 = 48 और 3 क्या हो जाएगा आपका 512 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 512 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी आपको बताना है। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कर देंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, तो एक आदमी 9 किलोमीटर क्या हो रहा है, तो 9 किलोमीटर पूर्व की तरफ जा रहा है। तो पूर्व मतलब इस तरफ जा रहा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्या कर रहा है, तो वो 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो 12 किलोमीटर वो दक्षिण की तरफ जा रहा है। अब उसके, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 किलोमीटर गया। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर वो 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। अब वो क्या कह रहा है, तो उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। तो ये आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग धन, ठीक है, क्या कर दोगे, लंब का वर्ग।
तो आप आंसर कर दो क्या हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कर दोगे प्लस क्या कर दोगे 12 का स्क्वायर कर दोगे और रूट कर दो, तो 9 9 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा और 12 परियम क्या हो जाएगा 100, ठीक है 44 हो जाएगा, ठीक है 81 और क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। और इसका आपको क्या कर देना है, तो रूट कर देना है, तो आप आंसर कर दोगे क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा और 225 का आप रूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, ठीक है, पुस्तक पृष्ठ दीवार, जैसे जिस तरीके से पुस्तक जो है वो पृष्ठ से संबंधित है, उसी तरीके से दीवार की अगर हम लोग बात करें तो दीवार किससे संबंधित है, जिस तरीके से पुस्तक जो है पृष्ठ से संबंधित है उसी तरीके से दीवार की बात करें तो दीवार किससे संबंधित है, रेत से, सीमेंट से, ईंट से या फिर पत्थर से। तो आपको पता है कि जो पुस्तक होती है वो क्या होती है, वो पृष्ठ से मिल करके बनती है, जो पुस्तक होती है कोई बुक होती है वो क्या होती है, पृष्ठ से मिल करके बनती है। उसी तरीके से अगर हम लोग किसी दीवार की बात करेंगे तो दीवार किससे मिल करके बनेगी, तो दीवार ईंटों से मिल करके बनेगी। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे, किससे, ईंटों से मिल करके बनेगी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है 4:20 समानुपाती 8 क्या होगा, अगली संख्या क्या होगी, तो ये आपको बताना है। बताएंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं तो आप लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर फटाफट बताएंगे। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, तो यहाँ पर आप करोगे 4 गुणे 4 धन 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो 8 धन क्या कर देना है 1 कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 72 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, 72 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा तो बस आज के सेशन में इतने ही प्रश्न थे, ठीक है। आज के सेशन में हम लोगों ने बस इतने ही प्रश्न हम लोगों को करना है। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।